हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज तक तो आप सभी ने जितनी भी रेड्स के बारे में सुना होगा उसमें या तो लोगों के घरों में रेड मारी गई या ऑफिसेस में, मगर आज की कहानी एक ऐसी रेड के बारे में है जिसे दिन दहाड़े अंजाम दिया गया और पुलिस 160 किलो सोना यानी 150 करोड़ की कीमत का सोना उड़ा ले गई। ये एक सोची समझी और बहुत वेल प्लान रेड थी जिसकी भनक आसपास किसी को भी नहीं लगी, और इस रेड के पीछे का मकसद और शख्स जब सबके सामने आया तब कोई भी इस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। हालांकि आगे चलकर इस रेड में शामिल कुछ लोग पुलिस के हाथ तो लगे, मगर ये 160 किलो सोना कहाँ गया ये आज तक किसी को पता नहीं चला। आगे की कहानी हमें ये बताएगी कि आखिर ये रेड किसने और क्यों कराई, कौन था इस रेड का मास्टरमाइंड और कैसे ये सारा सोना दुनिया के अलग अलग देशों में घुमाकर गायब कर दिया गया। कहानी शुरू हुई 8 जुलाई सन 2016 को, जब जापान के हकाटा रेलवे स्टेशन में सैकड़ों लोगों की भीड़ अंदर बाहर आ जा रही थी। क्योंकि वहाँ का काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन था, इसीलिए यहाँ रोज़ हज़ारों पैसेंजर्स आते जाते थे, जिनमें टूरिस्ट और रोज़ ट्रैवल करने वाले भी शामिल होते थे। इसी दौरान इस रेलवे स्टेशन के बाहर एक ब्लैक कलर की वैन आकर रुकती है, और चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए किसी का भी ध्यान इस वैन पर नहीं जाता। वैन रुकते ही 3 लोग इसमें से बाहर निकलते हैं और उन तीनों के हाथ में एक एक सूटकेस था, और वो तीनों देखने में काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। ये तीनों सूटकेस वजन में काफ़ी भारी थे क्योंकि इनके अंदर सोने की ईंटें रखी हुई थी, और इन तीनों सूटकेसेस का कुल वजन था 160 किलो। अब वो तीनों जल्दी जल्दी पास की एक दुकान की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी सड़क की दूसरी तरफ एक वाइट कलर की वैन आकर रुकती है। वैन रुकते ही 4 लोग इसमें से बाहर निकलते हैं जिन्होंने ब्लैक जैकेट्स पहन रखी थी, और इनके हाथों में पुलिस बैजेस भी थे। ये चारों लोग बिना शोर मचाए उन तीनों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं कि वो पुलिस हैं और रूटीन चेक करने आए हैं, और ये सुनते ही वो तीनों अपने अपने सूटकेसेस चुपचाप उन पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ा देते हैं, और महज कुछ ही देर के अंदर वो चारों वैन के अंदर बैठते हैं और सोने से भरे सूटकेसेस लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि इस वारदात के बाद ना तो किसी ने पुलिस को कॉल किया और ना ही कोई रिपोर्ट लिखाई, और बाहर से देखने में ये एक परफेक्ट लूट दिखाई दे रही थी, मगर अंदर से ये एक बहुत गहरी साजिश का जाल था। ये कहानी जापान के इतिहास की सबसे जीनियस चोरी की, जिसे दिन दहाड़े सबकी नज़रों के सामने अंजाम दिया गया, मगर आगे चलकर ये चोरी एक बहुत बड़ा स्कैम साबित हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस पूरी चोरी के मास्टरमाइंड का नाम है काजुकी नगुची, जो एक नाइट क्लब चलाता था और पहले वो एक ठग भी रह चुका था जो फ़ोन नंबर्स बदलने के लिए मशहूर था। हालांकि वो कोई गैंगस्टर नहीं था, मगर अपनी पहचान छुपाने के लिए वो हमेशा चौकन्ना रहता था, और यही वजह थी कि वो किसी भी जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकता ताकि कोई उसे याद न रखे। काजुकी कई अलग अलग रास्तों से पैसे कमाता था, जिसमें नाइट क्लब, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कई इलीगल रास्ते भी शामिल थे, और उसकी सबसे ख़ास बात यह थी कि वो अपनी ज़बान का बहुत पक्का था। काजुकी अपना पूरा काम अपने छोटे भाई नियोकी के साथ संभालता था, जिसमें नियोकी का काम था नाइट क्लब्स को संभालना और बिजनेस से आने वाले कैश की देखरेख करना। 2016 आते आते उनके सारे बिजनेस बहुत अच्छी तरह सेटल हो गए थे, जिसमें दोनों भाई ठीक ठाक पैसे कमा रहे थे, और उनकी एक आदत थी कि वो कभी पैसों का दिखावा नहीं करते थे, मगर इसके बावजूद भी दोनों भाइयों का नाम मशहूर होता चला गया। चूँकि काजुकी कुछ इलीगल रास्तों से भी पैसे कमाता था, जिसके लिए जाहिर सी बात है वो इलीगल काम भी करता था, और इसीलिए लोगों को जब भी कोई हाई रिस्क वाला काम कराना होता था तो उनके दिमाग में एक ही नाम आता था, और वो था काजुकी। जून सन 2016 की एक दोपहर काजुकी के पास एक कॉल आता है, और कॉल की दूसरी तरफ जो आवाज़ थी उसे काजुकी फ़ौरन पहचान लेता है। कॉल की दूसरी तरफ जो शख्स था उसका नाम था नाकागाकी रुचिरो, और ये काजुकी का एक पुराना पार्टनर था जिसने कई सालों बाद उसे कॉल किया था। नाकागाकी और काजुकी एक वक्त साथ में चोरियां किया करते थे, और अपनी सज़ा काटने के बाद नाकागाकी कहीं गायब हो गया था, मगर अब वो वापस आ गया था और उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा था। कॉल पर नाकागाकी काजुकी को बताता है कि एक शख्स जिसका नाम के है वो सोने को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहता है, बल्कि यूँ कहें कि वो सोने को गायब कराना चाहता है। नाकागाकी कहता है कि उन्हें इसे एक चोरी की तरह दिखाना होगा ताकि देखने में ये बिल्कुल रियल लगे, और उन्हें ये चोरी बिना किसी हथियार और वायलेंस के अंजाम देनी होगी। अब आते हैं सोने को गायब करवाने के पीछे की असली वजह पर, और वो ये थी कि के टैक्स नहीं भरना चाहता था। उसका प्लान ये था कि वो ये दिखाएगा कि सोना चोरी हो गया है और उसे सोने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बहरहाल आगे की बातचीत में काजुकी नाकागाकी से और डिटेल्स पूछने लगता है कि वो इस शख्स को कैसे जानता है और उसे कितना हिस्सा मिलेगा, जिसके जवाब में नाकागाकी कहता है कि वो ये तो नहीं बता सकता कि वो उसे कैसे जानता है, मगर उसके हिस्से के बारे में वो उसे आगे बता देगा। अपनी बात को जारी रखते हुए नाकागाकी कहता है कि के ने सारी प्लानिंग पहले ही कर रखी है, जिसमें सोने से भरे 3 सूटकेसेस को एक ज्वेलरी शॉप के बाहर से लूटना होगा जो हकाटा स्टेशन के बाहर होगी।
इन सूटकेसेस को 3 लोग वैन से बाहर लेकर पहुंचेंगे और इस शॉप तक लेकर जाएंगे और ये सब कुछ उन्हें महज 10 मिनट के अंदर करना होगा। ये प्लान सुनकर कज़ुकी को कुछ अटपटा सा लगता है, मगर फिर नाकागाकी कहता है कि उसे इस काम के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, जिसके बाद वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। मगर साथ ही साथ वो नाकागाकी से ये सवाल भी पूछता है कि उसे इस काम के लिए क्यों चुना गया। जवाब देते हुए नाकागाकी कहता है कि चाहता है कि ये काम बहुत सफाई और खामोशी से हो और इसे कोई ऐसा शख्स अंजाम दे जिसे कई सालों का एक्सपीरियंस हो और वो ट्रैफिक, टाइमिंग और प्रेशर को आसानी से हैंडल कर सके। बहरहाल इस बातचीत के बाद कज़ुकी अपना फ़ोन रख देता है और अगले दिन अपने भाई न्योकी को इस प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर न्योकी पूछता है कि उनका हिस्सा कितना होगा और उन्हें कितना सोना लूटना होगा। इस बातचीत के दौरान दोनों भाइयों को कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि यह काम बहुत आसान था और एक सवाल उन्हें बार बार परेशान कर रहा था कि आखिर इतने आसान काम के कोई उन्हें बहुत पैसे क्यों देगा। बहरहाल अगली सुबह कज़ुकी नाकागाकी को फिर से कॉल करता है और उससे कुछ और डिटेल्स के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में नाकागाकी बताता है कि कौन सी वैन इस रॉबरी में इस्तेमाल होगी, उसे कहाँ पार्क किया जाएगा और उन्हें पुलिस बनकर वहाँ कितने बजे पहुँचना होगा। ये सुनकर कज़ुकी कहता है कि पहले वो हकाटा स्टेशन के बाहर जाकर सारी चीज़ों को समझेगा कि वहाँ कितनी भीड़ है और जाने का रास्ता कैसा है और भागने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा, और अगर उन्हें कुछ भी ठीक नहीं लगा तो वो इस रॉबरी को अंजाम नहीं देगा। इस बातचीत के 3 दिन बाद कज़ुकी हकाटा रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था और उसके साथ सिर्फ उसका भाई न्योकी था। उन दोनों ने अपनी कार को सुबह सूरज निकलने से पहले हकाटा स्टेशन के बाहर खड़ा कर दिया और कार में ही बैठकर आसपास के पूरे एरिया पर नज़र रखने लगे। अब जैसे जैसे दिन चढ़ता गया भीड़ भाड़ बढ़ती चली गई और वो दोनों खामोशी से हर चीज़ पर बहुत बारीकी से नज़र रख रहे थे, और चूंकि उन दोनों ने कोरियर कंपनी के यूनिफॉर्म पहन रखे थे इसीलिए किसी को उन पर कोई शक नहीं हुआ। फ़ोन पर हुई बातचीत के दौरान नाकागाकी ने कज़ुकी को बताया था कि वैन हकाटा स्टेशन के बाहर आकर रुकेगी, जिसमें से 3 लोग अपने हाथों में सूटकेसेस लेकर निकलेंगे और वो एक ज्वेलरी शॉप की तरफ बढ़ जाएंगे। उन लोगों की आने की टाइमिंग ठीक सुबह 9:30 बजे की होने वाली थी, और जब अपने प्लान को अंजाम देने नाकागाकी पहले दिन वहां पहुंचा तब वहां कोई नहीं आया, मगर अगले ही दिन सुबह 9:30 बजे एक ब्लैक वैन वहां आकर रुकती है। 3 लोग इस वैन में से बाहर निकले जिनके हाथों में सूटकेसेस थे, मगर तीसरा जो शख्स था उसका हुलिया नाकागाकी के बताए हुलिये से बिल्कुल अलग था, और ये देख कज़ुकी पीछे हट जाता है और उस दिन कोई चोरी नहीं होती। ये देख कज़ुकी फिर से नाकागाकी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि ये 3 लोग कौन थे और कार में कुल कितने लोग थे, जिसके जवाब में नाकागाकी कहता है कि ये सिर्फ एक ट्रायल था और असली चोरी आने वाले फ्राइडे को होने वाली है। इस बार भी वही वैन, वही लोग और वही सूटकेसेस होंगे, और इस बार प्लान में कोई चेंज नहीं होगा और कज़ुकी अब अपनी टीम के साथ इस लूट की तैयारी में लग जाता है। कज़ुकी ने इस प्लान में 4 और लोगों को शामिल किया जो पहले भी उसके साथ काम कर चुके थे, और वो इस बात का खास ख्याल रख रहा था कि इस बात की भनक किसी को ना लगे। अब अपने प्लान की तैयारी करते हुए कज़ुकी गैंग मेंबर से कहता है कि उन्हें 2 गाड़ियों का इंतज़ाम करना होगा, जिसमें दोनों गाड़ियों में 2-2 लोग बैठेंगे। कज़ुकी का काम ये होगा कि वो ब्लैक वैन से उतरने वाले लोगों से बात करेगा और न्योकी उनसे ये सूटकेसेस लेकर अपनी गाड़ी तक चला जाएगा। दूसरी गाड़ी में बैठे 2 लोगों का काम ये होगा कि एक अपने आसपास की हर चीज़ पर नज़र रखेगा और दूसरा गाड़ी स्टार्ट करके तैयार रहेगा ताकि कोई भी ख़तरा होने पर वो वहाँ से भाग सकें। बहरहाल अब कज़ुकी का गैंग 2 वाइट गाड़ियों का इंतज़ाम करता है, जिसमें एक टोयोटा नोवा थी और दूसरी थी सुजुकी स्विफ्ट, और ये दोनों गाड़ियाँ नकली नामों से रेंट पर ली गई थी। अब टोयोटा नोवा कार की पिछली सीट को हटाकर उसके अंदर जगह बनाई जाती है ताकि सोने से भरे बड़े सूटकेसेस को उसके अंदर रखा जा सके, और साथ ही साथ वो लोग बुलेट प्रूफ जैकेट, बैजेस रखने वाले केस और पुलिस की जैकेट्स को ऑनलाइन मंगा लेते हैं। हालांकि ये देखने में असली पुलिस यूनिफॉर्म जैसे नहीं थे, मगर एकदम से नज़र पड़ने पर यही लगता कि यूनिफॉर्म पहने ये पुलिस ऑफिसर्स हैं। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि जो पुलिस बैजेस उन्होंने मंगाए थे वो जापानीज़ पुलिस बैजेस भी नहीं थे, बल्कि उन पर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस लिखा हुआ था, और कज़ुकी ये जानता था कि उन्हें बैजेस किसी को करीब से नहीं दिखाने पड़ेंगे और वो किसी की भी आंख में धूल झोंक सकते थे। बहरहाल अपनी लूट शुरू करने से पहले वो एक आखिरी बार प्रैक्टिस करते हैं कि कौन पहले गाड़ी से उतरेगा, कौन उन लोगों से बात करेगा, कौन सोने से भरे सूटकेसेस लेगा और वो अपनी दूसरी कार को कहाँ और कितनी दूर पर खड़ा करेंगे। इस पूरी लूट को उन्हें महज 10 मिनट के अंदर ही अंजाम देना था, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि किसी को भी उन पर कोई शक हो और कोई उनसे सवाल करे। बहरहाल अब वो लोग पूरी तरह तैयार थे अपनी इस लूट को अंजाम देने के लिए, और वो सभी अगली सुबह का इंतज़ार करने लगते हैं। आखिरकार 8 जुलाई सन 2016 को वो दिन आ जाता है जिस दिन उन्हें इस लूट को अंजाम देना था, और सुबह लगभग 8:45 पर दोनों कार्स को हकाटा रेलवे स्टेशन के बाहर पार्क कर दिया जाता है।
टोयोटा नोआ कार को बिल्कुल स्टेशन के सामने पार्क किया गया था, जबकि स्विफ्ट कार को थोड़ी दूर पर एग्जिट रूट के पास पार्क किया गया था। टोयोटा नोआ के अंदर कजुकी और न्योकी बैठे थे और वो हर 10 मिनट में अपनी घड़ियों की तरफ देख रहे थे और लगभग 9:28 पर एक ब्लैक कलर की वैन हकाटा स्टेशन के बाहर आकर रुकती है और उसमें से 3 लोग बाहर निकलते हैं जिनके हाथों में एक सूटकेस था। अब तक सभी चीज़ें उनके प्लान के मुताबिक जा रही थी और तभी कजुकी और न्योकी इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना रहा हो और ना ही उनका पीछा कर रहा हो। उधर ब्लैक वैन से निकलकर ये तीनों शख्स ज्वेलरी शॉप की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी कजुकी और न्योकी अपनी वैन से बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो दोनों बिना कोई शोर मचाए एकदम खामोशी से रोड क्रॉस करते हैं और इन तीनों लोगों के पास पहुंचकर उन्हें रोक लेते हैं। इसके फ़ौरन बाद कजुकी अपना बैच दिखाते हुए उनसे कहता है कि वो पुलिस हैं और साथ ही साथ ये भी कहता है कि उन्हें एक टिप मिली है कि इन सूटकेसेस में इलीगल सोने की स्मगलिंग हो रही है। ये सुनते ही उन तीनों ने ना तो कोई सवाल पूछा और ना ही कोई बहस की और चुपचाप ये तीनों सूटकेसेस कजुकी के हवाले कर दिए, जिसके बाद न्योकी ने एक एक करके तीनों सूटकेसेस वैन में रख दिए। न्योकी जब ये सूटकेसेस वैन में रख रहा था उसी दौरान कजुकी उस ब्लैक वैन के अंदर झांकता है जिसमें 2 लोग और बैठे थे और वो उन दोनों से कहता है कि एक स्टैंडर्ड चेकिंग प्रोसीजर है और वो वैन से बाहर आ जाए। इस चेकिंग के दौरान वैन के अंदर उन्हें एक और सोने से भरा सूटकेस मिला और साथ ही साथ एक शोल्डर बैग भी मिला जिसके अंदर वॉलेट, आईडी, पासपोर्ट और एटीएम कार्ड रखा था। ये सारा सामान उन्हें वैन की सीट के नीचे से मिला और वो ये सब उठाकर साथ ले जाते हैं। लगभग 7 मिनट के अंदर यानी 9:35 पर सोने से भरे सूटकेसेस और ये शोल्डर बैग वैन के अंदर था और कजुकी अपनी टोयोटा नोआ को लेकर भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। कजुकी की गाड़ी निकलने के बाद वहाँ खड़ी स्विफ्ट भी उसके पीछे निकल जाती है और अब वो धीरे धीरे चुपचाप इन दोनों गाड़ियों को एक ही लेन में चला रहे थे। अपने साथ हुई इस वारदात के बाद वो तीनों वहीं शॉक में खड़े थे और उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। बहरहाल कजुकी और उसकी गैंग अब हाईवे से होते हुए यामागुची के ब्रिज पर पहुंचते हैं और वहां रुक जाते हैं। रुकने के बाद वो सभी सूटकेसेस को खोलते हैं और सोने की ईंटों की गिनती शुरू करते हैं और इसी दौरान गैंग का तीसरा मेंबर सभी पुलिस यूनिफॉर्म्स, बैजेस और शोल्डर बैग को नीचे नदी में फेंक देता है। चूँकि ये दोनों कार्स रेंट पर ली गई थी इसीलिए इन्हें वापस किया जाता है और फिर कजुकी अपनी गैंग के साथ गायब हो जाता है। इस पूरे सोने में से 10 ईंटें निकालकर कजुकी अपने पास रख लेता है और बाकी 150 ईंटें टोक्यो भेज दी जाती हैं और फिर कजुकी और न्योकी वेस्ट हिरोशिमा की तरफ निकल जाते हैं। चूँकि वो रेंट की कार्स वापस कर चुके थे इसलिए गैंग के बाकी 2 मेंबर्स भी दूसरी कार हायर करते हैं और किसी दूसरे शहर निकल जाते हैं और उनके ऐसा करने की वजह ये थी ताकि कोई उन्हें ट्रैक ना कर सके। हालांकि इस चोरी से जुड़े सारे सबूत जैसे फेक बैजेस, पुलिस जैकेट्स और शोल्डर बैग को उन्होंने पहले ही ब्रिज के नीचे नदी में फेंक दिया था, मगर उनसे गलती हो गई और वो ये थी कि शोल्डर बैग के अंदर एक फ़ोन था जिसे उन्होंने चेक नहीं किया। जो शख्स सोने की ईंटों को टोक्यो लेकर गया था उसकी मुलाकात काट्सू नाम के एक शख्स से होती है और ये शख्स पहले कभी कजुकी के साथ काम कर चुका था। इस लूट का आखिरी पड़ाव की जिम्मेदारी काट्सू को ही दी गई थी जिसमें उसे सोने को चुपचाप गायब करना था और 1 महीना ख़त्म होते होते पूरा सोना गायब हो चुका था। इस लूट में कजुकी का जो कट था वो था लगभग 5 करोड़ रुपए, मगर उसने कैश लेने की जगह 10 सोने की ईंटें पहले ही निकाल ली थी और सब कुछ एकदम नॉर्मल लगे। इसके लिए वो पहले की तरह अपने क्लब्स जाने लगा, इन्फ्लुएंसर्स के साथ फ़ोटो खिंचवाने लगा और बड़ी बड़ी पार्टीज़ देने लगा। चूँकि वो इसी तरह की ही ज़िंदगी जीता था इसीलिए किसी को उस पर कोई शक नहीं हुआ और ना तो इस लूट के बारे में ख़बरों में आया और ना ही किसी ने इसकी कोई कंप्लेंट लिखाई। हालांकि उनका ये प्लान काम तो कर गया था, मगर जो शोल्डर बैग उन्होंने नदी में फेंका था उसमें फ़ोन के साथ साथ एक और डिवाइस था जिसमें कई लोगों के नाम, नंबर्स और दूसरे रिकॉर्ड्स थे। यही डिवाइस आगे चलकर उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था क्योंकि इसी डिवाइस की मदद से उस लूट के राज खुलने वाले थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस लूट को हुए अब लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे, मगर ना तो कोई पुलिस कंप्लेंट सामने आई, ना ही कोई सस्पेक्ट और ना ही कोई सोने तक पहुंचने का सुराग। ऐसा लग रहा था जैसे सोने को ज़मीन खा गई हो या आसमान निकल गया। और तभी असाई शिमन नाम के न्यूज़पेपर में एक स्टोरी छपती है। हालांकि स्टोरी में कजुकी या किसी सस्पेक्ट का नाम नहीं था, मगर ये ज़रूर लिखा था कि 8 जुलाई को 2 पुलिस वालों ने हकाटा स्टेशन के बाहर 3 लोगों को रोका और उनसे सोना लेकर फरार हो गए। पेपर में ये भी नहीं बताया गया था कि ये सोना आया कहाँ से, मगर ये लिखा था कि अब इस केस की छानबीन शुरू हो चुकी है और एक फ्रॉड आइडेंटिटी का केस है। ये वो पहली कड़ी थी जो इस केस से जुड़ चुकी थी और दूसरी कड़ी महज 1 हफ्ते बाद पुलिस के हाथ लग गई। पुलिस ने रिपोर्टर्स को बताया कि ये सोना कस्टम्स के जरिए नहीं बल्कि हांगकांग के जरिए जापान में स्मगल किया गया था और फिर इसे जापान में बेचने की प्लानिंग थी और यहीं से केस और भी उलझ जाता है।
हालांकि जिन 3 लोगों से ये सोना चुराया गया था उन्होंने इसकी पुलिस कंप्लेंट तो नहीं कराई, मगर इसके बारे में उन्होंने किसी को बताया ज़रूर था और वहीं से ये बात घूमते हुए पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस तक ये खबर पहुंचते ही एक नेशनल न्यूज़ बन गई, जिसे हर न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाने लगा और अब पुलिस इसे लूट नहीं बल्कि इलीगल स्मगलिंग के नज़रिए से देख रही थी, जिसे नकली लूट दिखाकर छुपाया गया था। उधर नागोया के पुलिस स्टेशन में एक टास्क फोर्स टीम तैयार की जाने लगती है जो इस केस पर काम करने वाली थी और उन्होंने अपनी छानबीन की शुरुआत किसी सस्पेक्ट से नहीं बल्कि उस क्राइम सीन से की जहां ये वारदात हुई थी। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरास को खंगालना शुरू किया, जिसमें एक वाइट वैन दिखाई देती है और वो किस रास्ते से भागे, मगर इस वैन पर लगी नंबर प्लेट नकली थी और इसी वजह से उस कार को ट्रेस नहीं कर पाए। कजुकी और न्योकी हर कैमरा एंगल के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने चेहरे किसी भी कैमरे में नहीं आने दिए और यही वजह थी कि पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लग रहा था। पुलिस अब धीरे धीरे इस केस में नाउम्मीद होती जा रही थी कि तभी इस केस से जुड़ा सबसे अहम सबूत मोबाइल फ़ोन उनके हाथ लग जाता है। ये वही मोबाइल था जो उन लोगों ने ब्रिज के नीचे नदी में फेंका था और जब इसे निकाला गया तब ये बुरी तरह डैमेज था, मगर इसकी मेमोरी अभी भी सलामत थी। इस मोबाइल के साथ साथ पुलिस को वो शोल्डर बैग और डिवाइस भी मिल गया और यहीं से उनके सामने एक नाम आया और इस पूरे केस का रुख बदल गया। अब पुलिस को सोने के साथ साथ उन लोगों को भी ढूंढना था जिन्होंने इसे गायब किया था और अगस्त आते आते पुलिस कुछ नामों की लिस्ट तैयार करती है। ये लिस्ट उसी मोबाइल से मिले नामों की बिना पर तैयार की गई थी और पुलिस को यह भी पता चला कि चोरी से कुछ हफ्तों पहले तक ये मोबाइल एक्टिव था और इससे उन नंबरों पर कॉल की गई जो सभी बाद में बंद हो गए। इस लिस्ट में 2 नंबर्स थे जो अभी भी एक्टिव थे और इसमें एक नंबर ऐसे शख्स का था जिसके तार गोल्ड डीलिंग से जुड़े थे और दूसरा नंबर नागोया के रहने वाले एक शख्स का था जिसे पुलिस पहले से ही जानती थी। इसी नाम की बिना पर पुलिस कजुकी के भाई न्योकी तक पहुंच गई, मगर उन्होंने उसे फौरन गिरफ्तार नहीं किया और वो उसके खिलाफ एक जाल बिछाना शुरू करते हैं। अब पुलिस ने हकाटा स्टेशन से मिले वैन के सीसीटीवी फुटेज को और बारीकी से देखना शुरू किया और फिर ये वैन उन्हें यामागुची के ब्रिज के पास भी दिखाई दी थी, जहां नदी से उन्हें यह बैग मिला था जिसमें फ़ोन और डिवाइस था। इस नदी के आसपास उन्हें पुलिस बैजेस, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी मिली, मगर एक काफ़ी सबूत नहीं था न्योकी को गिरफ्तार करने के लिए और तभी पुलिस के हाथ एक नई लीड लगती है। कजुकी का एक पुराना साथी था जिसका नाम था वातनाबे और वो पहले कभी कजुकी के लिए काम किया करता था और ये किसी छोटे क्राइम के लिए पुलिस के हाथ लग जाता है। हालांकि उसका इस लूट से कोई लेना देना नहीं था, मगर फिर भी पूछताछ के दौरान वो पुलिस को बताता है कि इस सोने की लूट में उसका कोई हाथ नहीं है, मगर वो जानता है कि इस लूट को किसने अंजाम दिया है। ये सुनते ही पुलिस की आंखों में एक चमक आ जाती है और फिर वातनाबे बताता है कि इस लूट का मास्टरमाइंड कजुकी है, क्योंकि इस लूट से कुछ दिन पहले वो सबको बता रहा था कि उसके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। वातनाबे ने यह भी बताया कि सोने पर सिर्फ टैक्स बचाने के लिए सारा खेल खेला गया है और कजुकी ने नकली पुलिस बनकर ये सारा सोना लूटा, मगर ये किसके कहने पर किया गया वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस के लिए कबूलनामा काफ़ी था और 18 अक्टूबर सन 2016 को पुलिस कजुकी को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के वक्त कजुकी बिल्कुल खामोश था और महज 2 घंटे के अंदर ही उसके भाई न्योकी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों से पूछताछ के बाद गैंग के बाकी मेंबर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कुल 6 लोग गिरफ्तार हुए जो इस पूरी लूट की प्लानिंग में शामिल थे। अब पुलिस सोने को ढूंढने के लिए कजुकी के घर की तलाशी लेती है, मगर उन्हें वहां सोना नहीं मिला, लेकिन वहां उनके हाथ एक बुक लगी जिसमें कई लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर थे और साथ ही साथ उन्हें एक मैप भी मिला। इस तलाशी में पुलिस को वो फ़ोटोज़ भी मिली जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बैजेस दिखाई दे रहे थे और अब धीरे धीरे ये तहकीकात एक सही मोड़ लेती जा रही थी। अब पुलिस कजुकी और न्योकी दोनों भाइयों पर नकली पुलिस बनने, फ्रॉड करने और लूट को अंजाम देने के चार्जेस लगाती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है, जहां वो अपने ट्रायल का इंतज़ार करने लगते हैं। पिछले कई सालों से जापान एक हब बन चुका था जहां हांगकांग और चाइना से सोने को स्मगल करके बेचा जाता था और ये सारा सोना लोग अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में छुपाकर स्मगल करते थे। इस स्मगलिंग के पीछे की वजह यह थी कि जापान ने गोल्ड पर 12% कंजम्पशन टैक्स लगा दिया था, जिसका साफ मतलब था कि अगर कोई चोरी छुपे सोना जापान में लाने में कामयाब हो जाता और मार्केट प्राइस पर भी बेचता तो उसे सीधे 12% का गारंटीड प्रॉफिट होता। अब आते हैं उन 3 लोगों पर जिनके हाथों में सोने से भरे सूटकेसेस थे और ये तीनों टोक्यो के एक नेटवर्क से जुड़े थे जिसे कस्टम ऑफिसर चलाता था। हालांकि ये शख्स अब कस्टम ऑफिसर की नौकरी छोड़ चुका था, मगर वो सिस्टम के लूपहोल्स को बहुत अच्छी तरह जानता था और वो सोने को पहले स्मगल कराता और फिर उसे लूट दिखाकर दूसरे शहर भेज देता जहाँ से सोना अलग अलग जगहों पर बेच दिया जाता।
हालांकि कस्टम ऑफिसर के ऊपर भी एक बॉस था जिसे सब के नाम से जानते थे, मगर उसे किसी ने देखा नहीं था। लेकिन पुलिस को जो फ़ोन से कॉन्टैक्ट्स मिले थे उनके मुताबिक एक रियल एस्टेट ब्रोकर था जिसके तार पॉलिटिशियंस और नाइट क्लब के ओनर्स से जुड़े थे। जिन 3 लोगों से सूटकेस लूटे गए उन्होंने कभी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की, मगर उनके वकीलों का कहना था कि ये सारा सोना जापान में लीगली लाया गया था और वो इसे किसी महफूज जगह पर रखने जा रहे थे। हालांकि कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया और सभी से पूछताछ के ऑर्डर्स दिए, मगर ये कोई नहीं बता पाया कि ये सारा सोना लीगली लाया गया था या इसे स्मगल किया गया था। बहरहाल कजुकी और न्योकी दोनों भाइयों का कोर्ट ट्रायल सन 2017 में फुकुओका कोर्ट में शुरू होता है। कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए वकील पूरे सीसीटीवी फुटेज की एक एक डिटेल कोर्ट को दिखाता है और साथ ही साथ नकली पुलिस बैजेस और यूनिफॉर्म भी कोर्ट में पेश किए जाते हैं। वकील का कहना था कि इस वैन के वहां पहुंचने की और सूटकेस लूटने की टाइमिंग भी बिल्कुल मैच हो रही है, जो कजुकी के इस लूट में शामिल होने की तरफ इशारा करती है। कजुकी के वकील ने भी यह कहा कि वैन उस वक्त वहां मौजूद थी, मगर कजुकी ये सोना लूटने नहीं बल्कि अपने क्लाइंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने गया था और वो एक रिकवरी एजेंट के तौर पर भी काम करता है। जज इस दलील को खारिज करते हुए कहता है कि इस लूट को बहुत सफाई से अंजाम दिया गया है और मिले सबूतों से ये पता चल रहा है कि ये एक लूट ही है। अप्रैल सन 2017 में कजुकी को 9 साल की सज़ा सुनाई जाती है और उसके भाई न्योकी को 8 साल की, जबकि गैंग के बाकी मेंबर्स को 5 से 7 साल के बीच सज़ा सुनाई गई। हालांकि ये आज भी पता नहीं चल पाया कि ये के नाम का शख्स कौन था जो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था और कैसे इतना सारा सोना जापान में स्मगल किया गया। हालांकि ये केस और इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई, मगर ये कोई नहीं जान पाया कि वो 160 किलो सोना आखिर गया कहाँ और ना ही उसे कोई ढूंढ पाया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।